क्या आप समाज की सामूहिक चेतना में विश्वास करते हैं? आपको पता है जब मैं हाल ही में द ग्लैडिएटर नाम की ये फिल्म देख रहा था, रसेल क्रो वाली, क्या आपने इसे देखा है? हाँ। रोम के ग्लैडिएटर में जब लोग लड़ रहे होते हैं, हाँ। और जब लोग एक दूसरे को मारते हैं तो भीड़ जयकार करती है। सामूहिक चेतना काफी हद तक उस भीड़ की तरह है, इसकी राय में अपने आप में कोई सूक्ष्मता नहीं होती। खैर, वो एक खास भीड़ है। मेरा मतलब है वे वहाँ लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखने जाते हैं, आप जानते ही हैं। क्या आपको लगता है कि आज हम जिस समाज में रहते हैं वो बहुत अलग है? हम आमतौर पर इस समय आप जानते हैं, लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखने नहीं जाते। शायद उसी का कोई अधिक सभ्य पर्याय हो सकता है। खेल, मुझे लगता है। तो लोग बिना मौत के रोमांचक खेल खेलते हैं, जहां टीमें एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करती हैं और जीत हासिल करने का प्रयास करती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो इंसान के बारे में फिर से सोचें तो हम सब ने एक कोशिका के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन अब हम 30 ट्रिलियन से ज्यादा कोशिकाओं से बने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग खुद को एक शरीर महसूस करते हैं। आमतौर पर आपका दायां हाथ आपके बाएं हाथ से नहीं लड़ रहा होता है। वे एक तरह से सहयोग करते हैं। आपका दिमाग भी बस न्यूरॉन्स की एक विशाल संख्या है, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा महसूस नहीं होता कि आपके दिमाग में 1 ट्रिलियन आवाजें हैं। उम्मीद है कि नहीं। और ऐसा तब होता है जब आपके पास खरबों कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक कोशिकीय समूह के रूप में काम करती हैं, बजाय इसके कि केवल एक कोशिका या कोई छोटा, आप जानते हैं, छोटा बहुकोशिकीय जीव हो। स्पष्ट रूप से कुछ अलग होता है। जैसे आप किसी बैक्टीरिया से बात नहीं कर सकते, आप जानते हैं। वो बहुत शांत होते हैं, वे बस इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं और उनके नजरिए से मुझे नहीं पता। मैं सोच रहा था एक अमीबा के नजरिए से जीवन कैसा होता होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप एक अमीबा से बात नहीं कर सकते, वे जवाब नहीं देते, लेकिन आप इंसानों से बात कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ न कुछ स्पष्ट रूप से गुणात्मक, मौलिक रूप से अलग है इंसानों के लिए। जब आपके पास बहुत सारी कोशिकाएं और पर्याप्त बड़ा मस्तिष्क जैसी कोई चीज होती है, अब आप इंसानों से बात कर सकते हैं, वे बातें कह सकते हैं, वे चीजें बना सकते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए बैक्टीरिया कोई अंतरिक्ष यान नहीं बनाएंगे, लेकिन इंसान बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इंसानों का एक समूह होता है तो वहां भी कुछ गुणात्मक रूप से अलग होता है। असल में ये कहना सुरक्षित है कि एक अकेला इंसान अंतरिक्ष यान नहीं बना सकता। मैं खुद से एक अंतरिक्ष यान नहीं बना सकता, लेकिन इंसानों के समूह के साथ हम अंतरिक्ष यान बना सकते हैं। तो यहाँ कुछ स्पष्ट रूप से, गुणात्मक रूप से अलग है इंसानों के समूह के बारे में। असल में मेरे लिए सभी क्षेत्रों की विशेषज्ञता सीखना असंभव होगा। एक जीवन में इतनी भी समय नहीं होगा कि मैं मरने से पहले सारी चीजें सीख सकूं। तो सच में रॉकेट बनाने के लिए इंसानों का एक समूह होना अनिवार्य है। फिर मुझे लगता है कि शायद गुणात्मक स्केलिंग चीजें होती हैं जब आपके पास इंसानों के समूह होते हैं। और फिर अगर इंटरेक्शन की गुणवत्ता, सूचना प्रवाह की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, मानव समूह उतनी ही अधिक उपलब्धि हासिल करेगा। और जैसा कि मैंने कहा, मैं तो बस ब्रह्मांड की प्रकृति को लेकर जिज्ञासु हूँ। ऐसा लगता है कि अगर हम चेतना के दायरे और पैमाने को बढ़ाते हैं तो हमारे लिए इसकी संभावना कहीं अधिक होगी। हम ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने में अधिक सक्षम होते हैं, बजाय इसके कि हम इसे उत्पन्न करें। क्या यह कुछ हद तक आध्यात्मिकता जैसा है? बहुत से लोग मुझसे आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हैं। मुझे अब भी नहीं पता कि इसका असल में मतलब क्या है। जैसे मैं उनसे बार बार पूछता हूँ, हाँ, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है बहुत से लोगों के पास आध्यात्मिक भावनाएं होती हैं। सही है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि उन लोगों के लिए वे आध्यात्मिक भावनाएं असली नहीं हैं, लेकिन यह पूरी तरह से अनुवादित नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि किसी और को कोई आध्यात्मिक अनुभूति होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे भी वही अनुभूति होगी। मैं आमतौर पर भौतिकी की ओर झुका रहता हूँ। मतलब अगर किसी चीज में पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, बजाय इसके कि उसमें कोई पूर्वानुमान लगाने की क्षमता न हो। आप जानते हैं, भौतिकी, मैं कहूँगा, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता का अध्ययन है। मेरी मुख्य नौकरी, एलन एक स्टॉक ब्रोकर और स्टॉक निवेशक हैं। ठीक है, इसमें पूर्वानुमान क्षमता नहीं है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप आमतौर पर कह सकते हैं, आप जानते हैं कि अगर यह किसी कंपनी के लिए दीर्घकालिक है तो आप कह सकते हैं, जैसे क्या आपको उस कंपनी के उत्पाद या सेवाएं पसंद हैं और क्या यह संभवतः अच्छा करेगी? क्या आपको उत्पाद रोड मैप पसंद है? क्या आपको पसंद है? ऐसा लगता है कि वे बेहतरीन उत्पाद बनाते हैं और भविष्य में भी बेहतरीन उत्पाद बनाने की संभावना है। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि शायद वह कंपनी निवेश के लिए अच्छी है। और मुझे लगता है कि आपको टीम पर भी विश्वास करना चाहिए। तो अगर वह एक प्रतिभाशाली और मेहनती टीम है, वे आज अच्छे उत्पाद बनाते हैं और ऐसा लगता है कि वे भविष्य में भी चीजें बनाने के लिए प्रेरित हैं, तो मैं कहूंगा कि वह कंपनी निवेश के लिए अच्छी है। बिल्कुल सही बात है। ये रोजाना होने वाले उतार चढ़ाव को नहीं सुलझाएगा जो होते हैं और कभी कभी काफी ज्यादा होते हैं।
लेकिन समय के साथ शेयरों में निवेश करने का यही सही तरीका है, क्योंकि एक कंपनी बस लोगों का एक समूह है जो उत्पाद और सेवाएं बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आपको ये पूछना चाहिए, वे उत्पाद और सेवाएं कितनी अच्छी हैं? क्या वे भविष्य में और बेहतर होने की संभावना रखते हैं? अगर ऐसा है तो आपको उस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए और फिर रोजाना के उतार चढ़ाव की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। सही है। आप जो भी उत्पाद और सेवाएं बना रहे हैं, उनमें से आज आपको किसने सबसे ज्यादा उत्साहित किया है? मुझे लगता है कि अब स्पेसएक्स, टेस्ला और XAI के बीच वास्तव में तेजी से एक मेल हो रहा है। इस मायने में कि अगर भविष्य सौर ऊर्जा से चलने वाले AI सैटेलाइट्स का है, जो कि लगभग होना ही चाहिए, सूरज की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उपयोग करने के लिए आपको सौर ऊर्जा से चलने वाले AI सैटेलाइट्स की ओर बढ़ना ही होगा। गहरे अंतरिक्ष में, जो कि कुछ हद तक टेस्ला की विशेषज्ञता और स्पेसएक्स की विशेषज्ञता का संगम है, और AI के मोर्चे पर XAI का योगदान है, तो ऐसा लगता है कि समय के साथ वहाँ कुछ हद तक एक मेल हो रहा है। सभी कंपनियां शानदार काम कर रही हैं। मैं टीमों पर बहुत गर्व करता हूँ, वे बेहतरीन काम करते हैं। हम टेस्ला के साथ ऑटोनॉमस ड्राइविंग में शानदार प्रगति कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने सेल्फ ड्राइविंग आजमाई है या नहीं। क्या आपने इसे आजमाया है? मैंने वेमो में आजमाया है, टेस्ला में नहीं। हाँ, इसे आजमाना चाहिए। हमारे पास ये वास्तव में ऑस्टिन में है। हाँ, मैं जरूर चाहूंगा आजमाना इसे। आप सचमुच बस टेस्ला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये किसी के लिए भी खुला है। इसे जरूर आजमाएं। आप जानते हैं ये कैसे चलता है। हमने इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी पैक्स और सोलर के साथ काफी प्रगति की है और सेल्फ ड्राइविंग के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े हैं। तो मूल रूप से ये असली दुनिया की AI है। मैं कहूंगा कि टेस्ला असली दुनिया की AI में विश्व की अग्रणी कंपनी है। और फिर हम ये रोबोट ऑप्टिमस बना रहे हैं, जिसकी उत्पादन प्रक्रिया उम्मीद है कि अगले साल कहीं बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये काफी शानदार होने वाला है। हर कोई अपना खुद का पर्सनल C3PO R2D2 हेल्पर रोबोट चाहेगा। ये वाकई बहुत शानदार होगा। और फिर स्पेसएक्स स्टारलिंक प्रोग्राम के साथ बेहतरीन काम कर रहा है, जो पूरी दुनिया में कम लागत और विश्वसनीय इंटरनेट उपलब्ध करा रहा है। उम्मीद है भारत में भी। हम भारत में भी संचालन करना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा होगा। हम अब स्टारलिंक के साथ 150 अलग अलग देशों में संचालन कर रहे हैं। क्या आप मुझे स्टारलिंक के बारे में और ये तकनीक कैसे काम करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? क्योंकि मैं जिस किसी से बात कर रहा था, मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं, सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी है जिसका नाम नीता है। वे नेटवर्क इंजीनियरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसके बारे में नहीं पता। नहीं, बिल्कुल। तो वह मुझे बता रहे थे कि कैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्टारलिंक अलग तरह से काम करता है, जैसा कि कम आबादी वाले स्थानों में होता है। क्या आप समझा सकते हैं कि ये कैसे काम करता है? हाँ, तो स्टारलिंक निम्न पृथ्वी कक्षा में कई हजार उपग्रह हैं और वे ध्वनि की गति से लगभग 25 गुना तेज गति से घूम रहे हैं। वे पृथ्वी के चारों ओर बहुत तेजी से घूम रहे हैं मूल रूप से, और वे लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, जिसे आमतौर पर निम्न पृथ्वी कक्षा कहा जाता है। क्योंकि वे निम्न पृथ्वी कक्षा में हैं, इसलिए लेटेंसी कम है, क्योंकि दूरी जियोस्टेशनरी की तुलना में ज्यादा नहीं है। जियोस्टेशनरी उपग्रह 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं। तो आपके पास दुनिया भर में कम लेटेंसी और हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने वाले हजारों की संख्या में उपग्रह मौजूद हैं, जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये आपस में भी जुड़े हुए हैं। तो उपग्रहों के बीच लेजर लिंक होते हैं। इस तरह ये एक तरह का लेजर मेश बनाता है। तो मान लीजिए अगर केबल्स, जैसे फाइबर केबल्स, क्षतिग्रस्त हो जाएं या कट जाएं, तो उपग्रह आपस में संचार कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, भले ही केबल्स कट जाएं। तो उदाहरण के लिए, जब रेड सी की केबल्स कुछ महीने पहले कट गई थीं, तब भी सोनिक सैटेलाइट नेटवर्क बिना किसी रुकावट के काम करता रहा। यह विशेष रूप से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बहुत सहायक है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़, आग या भूकंप आ जाए, जिससे जमीन पर बनी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, तब भी स्टारलिंक सैटेलाइट्स काम करते रहते हैं। तो और आमतौर पर जब भी कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है, हम हमेशा लोगों को मुफ्त स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। आप जानते हैं, हम शुल्क नहीं लेना चाहते, हम किसी दुखद स्थिति का फायदा नहीं उठाते। तो हमेशा आप जानते हैं, अगर कोई प्राकृतिक आपदा है तो हम कहते हैं ठीक है, प्राकृतिक आपदा के दौरान ये मुफ्त है। आप जानते हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते कि किसी की मदद की कोशिश के दौरान कोई पेवॉल लगा दें, वो गलत होगा। तो यह एक बहुत ही मजबूत प्रणाली है। यह जमीन आधारित प्रणालियों के पूरक के रूप में काम करता है, क्योंकि सैटेलाइट बीम्स कम आबादी वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छा काम करती हैं। क्योंकि आपके पास एक सैटेलाइट बीम है, ये काफी बड़ी बीम होती है और हर बीम में उपयोगकर्ताओं की एक निश्चित संख्या होती है। तो यह जमीन आधारित सेलुलर प्रणालियों के लिए बहुत पूरक साबित होता है, क्योंकि वे शहरों में बहुत अच्छे होते हैं।
क्योंकि वहाँ सेल टावर केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सेल टावर आमतौर पर अक्षम होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही आपको सबसे खराब इंटरनेट मिलता है, क्योंकि सभी फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना या हाई बैंडविड्थ वाले सेलुलर टावर लगाना बहुत महंगा और कठिन होता है। तो स्टारलिंक मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए बहुत पूरक है। ये मूल रूप से उन लोगों की सेवा करता है जिन्हें सबसे कम सेवा मिलती है, जो मुझे लगता है कि अच्छा है। क्या ये कल बदल जाएगा? जैसा कि आपने बताया, आज बीम काफ़ी चौड़ी है और शायद ये घनी आबादी वाले इलाके में जहाँ ऊंची इमारतें हैं काम नहीं कर सकता, लेकिन क्या ये बदल सकता है और कल ये वाकई में बहुत प्रभावी हो जाए? एक घनी आबादी वाले शहर में जहाँ स्थानीय नेटवर्क प्रदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा होती है। दुर्भाग्यवश भौतिकी इसकी अनुमति नहीं देती। तो हम बहुत बहुत दूर हैं। तो 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर भले ही हम इसे कम करने की कोशिश करें, जो कि लगभग सबसे कम 350 किलोमीटर तक जा सकते हैं, तब भी ये बहुत दूर है। आप इसे एक टॉर्च की तरह सोच सकते हैं, जिसमें आप जानते हैं उस टॉर्च की एक शंकु जैसी रोशनी होती है, और वह शंकु आप जानते हैं आज 550 किलोमीटर की ऊंचाई से आ रहा है। भविष्य में हम इसे 350 किलोमीटर तक लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उस चीज से मुकाबला नहीं कर सकते जो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। सेल टावर, यहाँ भौतिकी हमारे पक्ष में नहीं है, तो ये भौतिक रूप से संभव नहीं है कि स्टारलिंक घनी आबादी वाले शहरों को सेवा दे सके। जैसे आप थोड़े बहुत लोगों को सेवा दे सकते हैं, शायद आबादी का 1%, और कभी कभी लोग यहाँ तक कि भीड़ भाड़ वाले शहरों में भी हो सकता है। आप जानते हैं उनकी सड़क पर कोई फाइबर लिंक नहीं है। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति किसी बंद गली में होता है या शहरों के ऐसे इलाकों में होता है जो कभी कभी किसी वजह से कम सेवा प्राप्त करते हैं, और इसलिए जैसा मैंने कहा, सोलिंक घनी आबादी वाले शहर का शायद 1% या 2% हिस्सा ही सेवा दे सकता है। लेकिन यह, जैसा मैंने कहा, ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है, जहां इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब होता है, और अक्सर लोगों के पास या तो कभी कभी इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं होती, या वह बेहद महंगी होती है, या उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती।